नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के फिज़िक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक चैप्टर ग्रेविटेशन। तो आज ग्रेविटेशन के बारे में आप लोग जानेंगे। तो इसमें पूरा ये चैप्टर कवर नहीं होगा, बस कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया जाएगा। तो इसको पहले आप लोग देखिए ग्रेविटेशन होता क्या है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और कैसे ग्रेविटेशन ये शुरुआत हुआ, कैसे इसका नाम पड़ा, वो सब हम जानेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी बॉडी जो है उसको मूव कराने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, और वो फोर्स ज़रूरी है किसके लिए, तो उसके बॉडी के मोशन के लिए। मतलब उसमें जब मोशन प्रोड्यूस होगा तो किस कारण से होगा, जब उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा तभी मोशन प्रोड्यूस होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी हाइट से कोई स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो होगा क्या कि स्टोन जो है वो फॉल किया किसकी ओर, तो अर्थ की ओर फॉल किया। अब ये जो अर्थ की ओर जो स्टोन फॉल किया यानी मूविंग, इसका मोशन किधर हुआ, तो डाउनवर्ड। तो ये भी किसके कारण, यानी मोशन हुआ तो क्या होगा, फोर्स जरूर होगा। तो उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस स्टोन पे, इसी कारण इस स्टोन में मोशन हुआ। और यही जो फोर्स है जिसके कारण ये जो स्टोन है वो अट्रैक्ट हुआ अर्थ के लॉन्ग, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, या फिर सिंपली ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का ग्रेविटी या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे किसी भी हाइट से तो वो फॉल करेगा अर्थ के ओर, क्योंकि अर्थ जो कर क्या रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है उस स्टोन पे, जिसके कारण वो स्टोन पुल डाउन यानी कि खींचते आ गया किसकी ओर, तो अर्थ की ओर। और ऐसा कहा था एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले कहा था। तो कब कहा था, तो वो अपने गार्डन में एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और तभी एक एप्पल गिरता है उनके ऊपर। तो वो सोचते हैं कि ये जो एप्पल है वो ट्री से मतलब टूट करके मेरी ओर गिरा, तो मेरी ओर ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया या फिर वहीं लटका हुआ क्यों नहीं रहा, यानी कोई तो इसको नीचे खींचने वाला होगा। तो ये उन्होंने सोचा कि जरूर अर्थ जो है उसके पास कोई फोर्स है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये जो एप्पल है उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हुआ, यानी कि वो नीचे गिरा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी को उन्होंने कहा, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ जो एग्जर्ट किया उसी को उन्होंने ग्रेविटी नाम दिया। और इसी तरीके से अगर लीफ जो है वो पेड़ से अगर गिरती है तो वो भी ग्रेविटी के कारण। और वास्तव में होता क्या है कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट या पुल करता है हर एक ऑब्जेक्ट को किसकी ओर, तो अपने सेंटर की ओर। और जो फोर्स जो अर्थ लगाता है पुल करने में किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के लॉन्ग, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ या सिंपली हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं। ग्रेविटी मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की। और ये होता क्यों है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है और हर एक ऑब्जेक्ट जो है इसी के कारण अर्थ की ओर फॉल होते हैं जब हम उन्हें किसी हाइट से उठाते हैं। नहीं तो अगर अर्थ पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, तब उनको फॉल होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो किसी हाइट पे जाएंगे तभी वो फॉल होंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसका, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के अबव उसको पकड़े रहने में। क्योंकि हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं या फिर जो मून ही हैं वहाँ पे अपना उसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर बहुत वीक है। तो एटमॉस्फेयर आखिर बनता कैसे है, तो एटमॉस्फेयर बनने का जो काम है वो बनता है एटमॉस्फेयर हमारा किस चीज़ से, तो गैसेस से। और गैस भले ही बहुत कम उसका मास हो, फिर भी उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं और जो अर्थ है उसके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और इसी के कारण ये होल्ड करके रखता है, हमारे एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। तो जो गैस है जिनका जितना ज़्यादा मास है वो अर्थ के एलॉन्ग मतलब अर्थ के नज़दीक रहेंगे, यानी हम लोग कहते हैं कि हैवी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के नज़दीक। तो क्योंकि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसी कारण हमारा एटमॉस्फेयर है।
अब और भी क्या एग्जाम्पल्स हैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या क्या चीज़ होता है। तो अर्थ पे जो रेन फॉल करता है, यानी बारिश जब होती है तो वो अर्थ के ओर गिरता है, तो वो भी ग्रेविटेशन के कारण। उसके बाद नदियों का बहना, यानी रिवर का जो वाटर है उसका फ्लो भी इसी ग्रेविटेशन के कारण होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो खुद हैं वो भी इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ मतलब ग्राउंड से, एक तरीके से कहें कि ग्राउंड पे ही हैं। और हम लोग ऐसा नहीं कि फ्लोट कर रहे हैं, मतलब इधर उधर तैर रहे हैं हवा में। तो अगर वही देखा जाए कि जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, जैसे अगर स्पेस की बात की जाए तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अगर वहाँ पे जाए लोग या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, वो इधर उधर क्या करता है तो मूव करते रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वहाँ हो भी तो बहुत कम होता है या फिर नहीं, तो जिस कारण लोग फ्लोट करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हुआ क्या कि अगर हम क्या करें कि कोई बॉल है उसको ऊपर अगर फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पे आ जाता है इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचता है, पुल करता है। और इसी कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अगर हम किसी हाइट पर रेज करते हैं, थोड़ा उठाते हैं above द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो क्या करता है कि ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम करता है। इसीलिए अगर हम लोग देखें तो कहीं से अगर नीचे हमें उतरना है तो आसानी से, मतलब अगर सीढ़ी से ही हम लोग नीचे आते हैं तो हमें नीचे आने में उतना मुश्किल नहीं होता है, जबकि ऊपर जाते हैं तो बहुत कठिनाई होता है, क्योंकि हम करते क्या रहते हैं कि जो अर्थ का ग्रेविटेशन है उसको ओवरकम करके हम उससे डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं। अगर पहाड़ का चढ़ाई अगर देखा जाए तो वो तो और भी मुश्किल होता है, और वही अगर पहाड़ से उतरना है तो हम कम समय में उतर जाते हैं, क्योंकि हमें हेल्प कौन करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें हेल्प करते रहता है, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ केवल अर्थ के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो वो सारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा कि हर एक के पास अट्रैक्शन फोर्स है तो क्यों अट्रैक्ट नहीं करता है, ये जो भी हर एक क्वेश्चन है वो सब खत्म। तो देखें क्या, तो जब हम ड्रॉप करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो फॉल करता है अर्थ की लॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो अट्रैक्ट किया बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के लॉन्ग, और न्यूटन ने कहा क्या था कि केवल अर्थ ही नहीं हर एक ऑब्जेक्ट को खींचता है, जबकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और इसी के कारण न्यूटन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स, यानी कुछ निश्चित फोर्स से हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक्ट करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब कब हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी, जिसको हम बॉडीज कहते हैं, उसका मास जो है वो बहुत कम है, मतलब बहुत छोटा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उन दोनों के बीच में वो बहुत कम होगा, जिसको आसानी से हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे दो स्टोन लिए और उसको ग्राउंड पे, मतलब वो ग्राउंड पे रखा हुआ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका मास जो है वो बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनके बीच में है वो भी कम होगा। और इस कारण से हम लोग नहीं देखते हैं कि एक स्टोन जो है वो दूसरे स्टोन की ओर मूव कर रहा है, हमें दिखता ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और यदि कोई एक ऑब्जेक्ट उसमें जो हो वो बहुत बड़ा हो, यानी उसका मास बहुत ज़्यादा हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसका इफेक्ट जो है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लें कि अगर कोई स्टोन है वो कुछ हाइट पे है, अर्थ से कुछ हाइट पे है, तो वो अट्रैक्ट हुआ अर्थ की ओर, तो क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसका बहुत ज़्यादा मास है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हुआ इन दोनों के बीच में, यानी उस छोटे से स्टोन और जो हमारा अर्थ है उसके बीच में, वो क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया।
तो इसी कारण वो मूव करेगा कहाँ, तो डाउन टुवार्ड्स द अर्थ। तो अब हम क्या देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जो है वो ऑलवेज होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज। अब हम लोग जानेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसके फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया किसने था, तो न्यूटन ने। तो इसीलिए इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग होता क्या है कि ये कहता क्या है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो इनके अकॉर्डिंग, न्यूटन के अकॉर्डिंग, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स को कैसे निकालेंगे, तो वो जो फोर्स है उसका जो वैल्यू होगा, मतलब वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेज के। तो यहाँ हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो इन दोनों के मास का प्रोडक्ट का, और क्या कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, यानी उन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका, तो डिस्टेंस जो है वो r इसका। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला डिराइव होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मास के, दोनों मास के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का, यानी कि r स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या कह रहा है कि फोर्स जो है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उनके मासेज का, और फोर्स जो है दो बॉडीज का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का, यानी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके मास से का। तो अब इससे होगा क्या कि अब हम ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया प्रोपोर्शनल का साइन, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हमें हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ अप्लाई करते हैं, उस कांस्टेंट को हम लोग g के नाम से जानते हैं। तो ये जब g कांस्टेंट आएगा तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ये जो g है इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वो डिपेंड नहीं करता है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो किस मीडियम में है, मतलब एयर में है, वाटर में है, वो कहाँ है उस पर डिपेंड नहीं करता है, और ये जो है वो उनके मास पर भी डिपेंड नहीं करता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर भी नहीं, मतलब कितना भी मास हो, छोटा हो बड़ा हो, या फिर उनके बीच का कितना भी डिस्टेंस हो उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो ऊपर का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F का, जो दो बॉडीज यानी m1 और m2 के बीच में अप्लाई हो रहा है जिनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये जो फार्मूला है वो हर जगह एप्लीकेबल है, यानी यूनिवर्स में सभी जगह, और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के कारण इसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो चूंकि ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो दो बॉडी के बीच में जब अप्लाई होता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बीच, किनके, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसीलिए यदि हम डिस्टेंस को डबल कर दिए, यानी इन्वर्सली है नीचे, अगर डिस्टेंस को हम डबल कर दिए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा, और यदि हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी सीधे 4 गुना। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी जगह एप्लीकेबल है, चाहे हमारा बॉडी जो है वो बिग हो, स्मॉल हो, या फिर वो टेरेस्ट्रियल हो यानी अर्थ का कोई बॉडी हो, या फिर सेलेस्टियल हो यानी कि आउटर स्पेस का हो, जैसे कि स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, सभी जगह ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो एप्लीकेबल है। अब यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g,
इसका यूनिट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स F जो है वो दो बॉडीज मास जिनका मास m1 और m2 है, जो कि प्लेस है कितने डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे दोनों अपार्ट हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें किसका वैल्यू निकालना है, G का निकालना है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट निकालने के लिए G को हम एक साइड छोड़ेंगे और बाकी का जो भी पार्ट है उसे हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ m1 m2 जो है वो न्यूमरेटर में है, तो इसको हम जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो F के साथ ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और R स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। तो G का फॉर्मूला हमारा पास निकल के आ गया, G इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 इंटू M2। अब इसका यूनिट निकालेंगे तो F का जो यूनिट होता है, नीचे हम लोग देखते हैं कि F का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन हो गया F का। और R स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस किस में हम लेते हैं, मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो गया। और मास है m1 और m2, तो दो मास है यानी कि एक मास का किलोग्राम, दो मास का दो मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा यूनिट निकल के आया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया किसका, तो G का यूनिट। अब इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो यदि दो मास हम ले लिए m1 और m2, दो बॉडीज हैं और दोनों का जो मास है वो 1 kg है और दोनों का जो डिस्टेंस r है वो 1 मीटर है, यानी 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं दोनों एक दूसरे से दूरी पर। तो इसका जो F होगा यानी फोर्स होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा G के, यानी कि क्योंकि सब तो जो है वो सारा का सारा 1 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, जब वो एग्जिस्ट करे किसके बीच में, तो दो बॉडी जिसका यूनिट मास हो और उसको यूनिट डिस्टेंस पे हम एक दूसरे से रखे हैं तो। और जो वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का वो पाया गया है कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो है वैल्यू वो बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पावर देख रहे हैं कि पावर क्या है, तो निगेटिव पावर है और वो भी -11, तो ये बहुत कम है। तो इसलिए G जो है ग्रेविटेशनल वो दो ऑर्डिनरी यानी साधारण ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो बहुत वीक होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि G ही पहले कम हो गया। G अगर ज़्यादा होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता। अब जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का उसको डिटरमाइन करते हैं कैसे, तो बहुत ही केयरफुली एक्सपेरिमेंट करके दो गोल्ड बॉल का एक्सपेरिमेंट हम लोग जब करेंगे तो G का वैल्यू हमें फाइंड होगा और वो आएगा कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻11 के बराबर। तो दो हैवी गोल्ड बॉल लेते हैं और उसको एक दूसरे के नज़दीक सस्पेंड कर देते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेकिन थोड़ा लचीला जो थ्रेड रहेगा उससे। तो जो फोर्स होगा दोनों गोल्ड बॉल के बीच में उसको जब हम मेजर करेंगे तो जानेंगे कि फोर्स जो है और जो मास है गोल्ड बॉल का और जो डिस्टेंस उनके बीच का है, ये जो है वो वैल्यू ऑफ G को जब हम कैलकुलेट करते हैं यहीं से, जब इन सब को हम जानते हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ G कैसे निकाला गया, तो दो गोल्ड बॉल लिया गया जिसका हम लोग मास जान रहे थे, उसके बाद उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग जान रहे थे और इसी से हम लोग G का वैल्यू फाइंड किए हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड बॉल के साथ, इसके साथ G का वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निकल के आया। तो ग्रेविटेशनल वैल्यू ये G का ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। लेकिन बहुत बार हम लोग करते क्या है कि न्यूमेरिकल को ईजी बनाने के लिए इसका वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेते हैं। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वेक्टर, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो होगा वो किसके बीच में कहाँ होगा, तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलॉन्ग। मान लीजिए कि ये जो है हमारा हेवी ऑब्जेक्ट है और ये लाइटर, तो इधर की ओर होगा, यानी ये इधर खींचेगा इसको, या फिर ये अगर हैवी हो जाएगा तो इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन है जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रहा है उसी के अलॉन्ग होता है किसका, तो ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होना जरूरी है। अब वो वाला जो 1 kg मास लिए थे दोनों ऑब्जेक्ट का और 1 मीटर अपार्ट लिए थे, तो देख सकते हैं यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 6.67 10⁻11 न्यूटन आ गया, क्योंकि G का वैल्यू जो है वो वही आएगा G के वैल्यू के बराबर। अब यद्यपि जो है हमारा जो
बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन उनके बीच में मोशन नहीं होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का बहुत कम होता है, इस कारण मोशन उनके बीच में नहीं होता है। लेकिन यदि हम क्या करें कि एक कोई ऑब्जेक्ट ले लें जिसका बहुत बड़ा, जैसे कि हमारा सन या अर्थ हो गया, और तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे अगर एग्जांपल हम लेते हैं अर्थ का, जो बहुत बड़ा मास है, एम उसका बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा अर्थ और उस दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इस कारण से ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम उसको कोई किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर में, तो वो फॉल बैक आ जाता है, मतलब वापस आ जाता है कहाँ, हमारे अर्थ पे ही। तो ये पॉइंट और क्लियर होगा जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो अर्थ का जो मास है वो कितना है, तो 6.24 के 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर है, और जी का वैल्यू तो सब जगह सेम होता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ एफ फोर्स का जो फॉर्मूला है उस पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं इन सभी चीज़ों का, तो होगा क्या कि अब पहले तो हम जो डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है और बॉल का रेडियस, तो बॉल का रेडियस बहुत नेग्लिजिबल, मतलब सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ किलोमीटर के सामने अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो उसका कैलकुलेशन में मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको लेने का, तो इसलिए उसको नेग्लिजिबल ले लेंगे। तो जो सरफेस से अर्थ के सेंटर का, यानी कि यहाँ से सरफेस से अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है उसी को बस हम ले लेते हैं, और उसको हम किस में चेंज कर देंगे, तो मीटर में। तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर दिए, और जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए तो फोर्स जो हुआ, जो इस बॉल और अर्थ के बीच में जो एक्ट कर रहा था, उसका वैल्यू 9.8 न्यूटन आया। क्योंकि ये जो बॉल है इसका भी वेट हम लोग बिल्कुल 1 kg ले लिए हैं। तो इस कारण हुआ क्या कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है 9.8 न्यूटन के बराबर 1 kg के बॉल पे, और ये जो है वो कंपैरेटिवली बहुत लार्ज है, और इसी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है वो हमें देखने को मिलता है। जब बॉल को हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है, तो हमें दिखता है कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है। तो ये हम लोग कर क्या सकते हैं कि यदि दो बॉल जो है वो छोटा छोटा है, 1 किलोग्राम दोनों का मास है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत कम है। लेकिन यदि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा 1 किलोग्राम बॉल और अर्थ के बीच में, क्योंकि यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं। और इसी के कारण जब दो ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा और एक जो है मतलब बहुत ज़्यादा मास का, तो यहाँ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये एक्सट्रीमली लार्ज होता है। जैसे कि अगर सन का, अर्थ का, मून का और भी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके बीच का अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम लोग उनके ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करेंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सन और अर्थ का या फिर दूसरे प्लैनेट का या फिर बिटवीन अर्थ एंड मून का वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पॉइंट और क्लियर होगा अगर कुछ और एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे हम किसका एग्जांपल लेते हैं, अर्थ का और मून का, यानी इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग देखेंगे कि कितना है। तो मास जो है वो अर्थ का है 6 × 10⁻24 kg और मून का है 7.4 × 10⁻22 kg। और इन दोनों के बीच का यानी सेंटर का जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच का वो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं और जी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो फोर्स आएगा वो आएगा कितना, अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 2.01 × 10⁻20 न्यूटन्स। तो इतना फोर्स एक्ट कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में बहुत कम, अगर इसके कंपेयर करें तो कितना आता है, तो 9.8 केवल न्यूटन। तो इतना ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है अर्थ और मून के बीच में, फिर भी जो मून है उसको तो फॉल कर देना चाहिए था, मतलब आ जाना चाहिए था अट्रैक्ट होकर के कहाँ, तो हमारे अर्थ के लॉन्ग। तो ये आता नहीं है, केवल रिवॉल्व करते रहता है। तो ये किस कारण से करता है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके कारण। और आगे हम लोग देखेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उससे हमें समझ में आएगा कि क्यों जो मून है वो फॉल नहीं होता, मतलब हमारे पृथ्वी पे गिरता नहीं है। तो वो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है सोलर सिस्टम को एक साथ। और क्या होता है कि जो भी
सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स हैं वो मूव कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स पे प्लैनेट्स के लॉन्ग, तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और एक और जो फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि ज़रूरत होती है इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। और इस केस में प्लैनेट जो है वो मूव कर रहे हैं सन के लॉन्ग, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको प्रोवाइड कराया गया वो किसके द्वारा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन के, यानी सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराया कौन, तो सन। और जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं हमारे प्लैनेट्स के अराउंड, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट का वो, यानी कि जो बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अराउंड वो मूव करेगा, तो बड़े वाले ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड होगा। तो इस तरीके से सन हो गया, अर्थ हो गया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये जो मास है सन का या फिर स्टार का और अर्थ का, ये बहुत बहुत बड़े हैं, तो इस कारण इनके बीच का जो फोर्स होगा वो भी बड़ा होगा। तो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द मून विच कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच का, इसी कारण से जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में वो रहता है अराउंड द सन। और सिमिलरली बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं या फिर मून है जो अर्थ के लॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करता है, वो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में क्या है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव कर रहा है, और यहाँ जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण। अब आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस ग्रेविटेशन का। तो जो टाइड्स यानी ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है, उसमें होता क्या है कि पानी जो है वो राइज करता है या फॉल करता है सी लेवल का, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही, जो कि मून और सन एग्जर्ट करते हैं किस पे, तो समुद्र के वाटर सरफेस पे, यानी अर्थ का जो सी है उसके वाटर पे एग्जर्ट करते हैं फोर्स कौन, तो सन और मून एग्जर्ट करते हैं फोर्स, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। और ये होता कब है, तो मेनली मून के कारण अगर होगा तो पूर्णिमा के दिन, क्योंकि फुल मून रहता है, तो उस दिन हमारे अर्थ से काफ़ी थोड़ा नज़दीक रहता है, तो जब ज़्यादा नज़दीक रहेगा उस दिन ये ज्वार भाटा आएंगे। तो यहाँ पे न्यूटन थ्योरी से ग्रेविटेशनल जो है वो फर्स्ट सेटिस्फैक्ट्री हुआ, मतलब कैसे वो बताएं ग्रेविटेशनल को, तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, उसके बाद मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, यानी कि जो नेचुरल फेनोमेनन है उसका यूज करके, उसके बाद समुद्र में जो टाइड्स बनता है उसका यूज करके, या फिर ओशियन में, और इसको आगे उन्होंने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से एक्सप्लेन किया है। और यहाँ कुछ एप्लीकेशंस है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके हम लोग मास भी डिटरमाइन करते हैं सन का, अर्थ का और मून का बिल्कुल एक्यूरेटली। या फिर कोई नया अगर स्टार डिस्कवर हुआ या कोई प्लैनेट डिस्कवर हुआ, तो कैसे हम लोग बता देते हैं कि उसका जो मास है वो अर्थ जितना बड़ा है, वो अर्थ के मास जितना है। मतलब बड़ा तो ऐसे देख के हम लोग बता सकते हैं, लेकिन उसका मास कैसे, क्या जा करके हम वहाँ पे उसको तौलते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर रहता है, तो नहीं। ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसी का यूज करके। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे यहाँ दो फिगर दिया हुआ है, तो ये जो है वो लो टाइड का है। लो टाइड में ये जो रॉक्स दिख रहे हैं, इन रॉक्स से जो वाटर है वो नीचे चला गया है, वाटर नीचे चला गया है। और यहाँ हाई टाइड है, वही रॉक्स हैं लेकिन यहाँ सबमर्ज्ड हैं उस वाटर से। तो ये लो टाइड और हाई टाइड किसके कारण आता है, तो ग्रेविटेशन ऑफ मून एंड सन के। अब केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ आइडिया मिला होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आप लोग याद कर लेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।